सोनेरी धरती अठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो प्यारो म्हारो राजस्थान। के माटी का डोंगरा के घाटी के नीर, धनियारी इन भूम में खेता उपजे नीर। राजस्थान दिवसरी सगड़ा मिनखा ने मोकली मोकली राम राम। ई दिन आपा राजस्थान की जो अस्मिता के लिए अपने प्राणा को बलिदान दिया, वहाँ सब वीर सपूता ने याद करा। आज राजस्थान री संस्कृति पूरा देश विदेशा में अपनों एक अलग ही पहचान रखे। और राजस्थानी जो खाणु है दाल बाटी चूरमो, बीका तो जो लोग एक बार खा जाए वो भी का दीवाना हो जाए। तो आप सगला मिनखा ने एक बार फिर सु राजस्थानी दिवस री बहुत बहुत शुभकामना। खम्मा गणी राम राम सा एक बार फिर थारो स्वागत है एक नया वीडियो के अंदर। आज आप राजस्थान को 75वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा हाँ। बी उपलक्ष्य पर मैं थाने बता बड़ो हूं कि रंग रंगीलो राजस्थान को गौरवशाली इतिहास यूं बण्यो गर्वीलो रंगीलो राजस्थान। आपा ई वीडियो के अंदर देखांगा कि आपनो राजस्थान की तरीका बण्यो है। और आपा राजस्थान जो दिवस मना रहा हाँ वो 30 मार्च ने क्यों मनावा हाँ, एक पाचे के कहानी है वह पूरी मैं थानी वीडियो के अंदर बता बड़ो हूं। तो राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को यहाँ के कण कण में रची बसी साहस त्याग और बलिदान की गाथाएं हमें गर्व की अनुभूति करवाती हैं। किसी ने मुझे बहादुर शब्द का पर्यायवाची लिखने को कहा, मैंने आन लिखा बान लिखा पन्ना का बलिदान लिखा। मैंने आन लिखा बान लिखा पन्ना का बलिदान लिखा। चेतक की टोप लिख डाली, चेतक की टोप लिख डाली, मीरा का विस्पान लिखा। पर अंत में मैंने सबको काटा, केवल राजस्थान लिखा, केवल राजस्थान लिखा, केवल राजस्थान लिखा। ये माटी है आन बान की, ये माटी है बलिदान की, ये माटी है आन बान की, ये माटी है बलिदान की। जय जय राजस्थान की, जय जय राजस्थान की, जय जय राजस्थान की। सुरों के अंशधर कहते हैं, सुरों के अंशधर कहते हैं, या वीरों के वंशधर रहते हैं, या वीरों के वंशधर रहते हैं। अगर आप राजस्थानी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शुरुआत करते हैं वीडियो की। आइए देखो, आज हम इस वीडियो के अंदर जो है पूरा का पूरा इतिहास देखने वाले हैं। आज हम राजस्थान का ये 75वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे राजस्थान के अंदर जो नामों को लेकर आपके फैक्चुअल डेटा बनता है उन सभी की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप सबसे पहले अगर देखोगे तो जो ऋग्वेद है, अब ऋग्वेद प्यारे बच्चों मानव जाति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो इस ऋग्वेद के अंदर जो है राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है ब्रह्मव्रत, यानी राजस्थान का जो शब्द प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में वो क्या हुआ है, ब्रह्मव्रत हुआ है, ध्यान रखना। और अगर आप रामायण में वाल्मीकि जी के द्वारा देखोगे तो वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर जो है राजस्थान प्रदेश के लिए एक शब्द काम में लिया है मरुकांतर, यानी एक शब्द काम में लिया है मरुकांतर। अगर आप चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें राजस्थानीय शब्द जो है आपको देखने को मिलता है। अगर आप बात करोगे बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही के अंदर है और खीमल माता के मंदिर में लगा हुआ है, यहां पर इसकी बात करोगे तो यहां पे एक शब्द काम में लिया है राजस्थानियादित्य। राजस्थानियादित्य, आदित्य का मतलब सूर्य होता है, चमकता हुआ सूर्य, ध्यान रखना। और अगर मोणोत नैणसिरी ख्यात के अकॉर्डिंग बात करोगे, मोणोत नैणसी के जो लेखक है, यानी नैणसिरी ख्यात के जो लेखक है वो कौन है, मोणोत नैणसी है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम के ये दीवान माने जाते हैं। और इसके अलावा जो राज रूपक ग्रंथ है जिसके लेखक आपको ध्यान रखना है वीरभान है, इन्होंने यहां पे क्या शब्द काम में लिया है, राजस्थान शब्द काम में लिया है। बात की जाए इसी में नेक्स्ट पे अगर आप देखोगे तो देखो राजस्थान के इतिहास के झरोके से बातें बता रहा हूं, ध्यान देना। वर्ष 1800 में राजस्थान भूभाग पर राजपूत राजाओं की सत्ता के कारण सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया है वो 1800 के अंदर किसने किया है, जॉर्ज थॉमस ने किया है। वर्ष 1818 में अंग्रेजों ने अजमेर पर आधिपत्य कर समस्त रियासतों को दो वर्गों में जो है विभाजित कर दिया गया। एक आपके रियासत हो गया और एक ठिकाने हो गए। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में उनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य के लिए राजस्थान एक हो जाएगा रजवाड़ा, एक हो जाएगा रजवाड़ा और एक हो जाएगा रायथान, एक हो जाएगा क्या, रायथान। ये शब्द जो है राजस्थान के लिए इन्होंने काम में लिए हैं। अगर आप नेक्स्ट पे बात करोगे, ब्रिटिश शासकों ने राजपूताना को प्रशासनिक दृष्टि से 4 एजेंसियों में बांटा है और प्रत्येक रियासत में एक एक रेजिडेंट कह सकते हैं। यहां पे एजीजी हो जाएगा, ध्यान रखना, ये पॉलिटिकल एजेंट नहीं, यहां पे हो जाएगा एजीजी।
एजीजी, और एजीजी के नीचे जो काम करते थे पीए मतलब रेजिडेंट, मतलब यहाँ पे हो जाएंगे पॉलिटिकल एजेंट। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी अजमेर में जो है आपके एजीजी को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। अब इन्होंने देखो मौसम के हिसाब से अपने जो है कार्यालय बना रखे थे। गर्मियों के टाइम में ये जो है माउंट आबू और सर्दियों के टाइम में अजमेर, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जो अजमेर है वो पहाड़ी एरिया था तो ये थोड़ा गर्म रहता था। और इसके अलावा आप माउंट आबू की बात करेंगे तो माउंट आबू ऊंचाई पर स्थित है तो ये गर्मियों के टाइम में थोड़ा ठंडा रहता है। बात की जाए यहीं पे नेक्स्ट पे, देखो इसी में अगर आप बात करोगे नेक्स्ट पे, तो 23 जून 1947 को भारत स्वतंत्र कानून देशी रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान के साथ मिलाने की छूट दी गई। यानी उसमें यह तय किया गया कि आप चाहे भारत में मिलना चाहे चाहे पाकिस्तान में मिलना चाहे, इस बात की यहां से क्या दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर तथा अलवर रियासतों ने किसी के साथ न मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय किया था। यानी ये ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, ये राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। कुल मिलाकर बात ये है। जबकि उदयपुर, कोटा तथा बीकानेर रियासतों ने भारत संघ के साथ मिलने का निर्णय लिया। यानी उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, बीकानेर हो गया, इन्होंने जो है भारत संघ के साथ मिलने का क्या लिया था, निर्णय लिया था। जबकि राजपूताना के नरेशों ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चतुराई एवं दूरदर्शिता से भारत संघ में मिलना स्वीकार किया। यानी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और इसके अलावा बीपी मेनन जी को, साथ ही साथ लॉर्ड माउंटबेटन को हम राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दे सकते हैं। इन तीन व्यक्तियों ने पुरजोर प्रयास करके राजस्थान को एकता के सूत्र में बांधा। और पटेल जी तो साहब राजस्थान को नहीं अपितु पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। और कुछ हद तक उन्होंने इसके लिए जो है कष्ट भी सहे, लेकिन जो सहा सब कुछ जायज रहा। आखिरकार उन्होंने मरते दम तक भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। बात की जाए तत्कालीन राजपूताना की 19 रियासतें 3 चीफ शिप ठिकाने वाले क्षेत्रों को विभिन्न चरणों में एकीकृत कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया। एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न हुई। प्यारे बच्चे याद रखना, एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों में हुआ था। और अगर बात की जाए राजस्थान राज्य भौगोलिक आधार पर 9 क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें अजय मेरू यानी अजमेर हो जाएगा, हाड़ौती, ढूंढाड़, गोडवाड़ से गोरवार भी कहते हैं, शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, वांगड़ और मेवात हैं। यानी हम भौगोलिक आधार पर देखेंगे तो उस समय राजस्थान 9 क्षेत्रों में विभाजित था। और अगर रियासत आप देखोगे तो 19 है और ठिकाने 3 है और केंद्र शासित प्रदेश 1 है, याद रखना। अब आगे बात करते हैं। देखो अगर आप इसमें देखो, अगर इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों के अंदर भी अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो मैं एक बात बता रहा हूं प्यारे बच्चे, याद रखना। देखो अगर पूछा जाए सबसे बड़ी रियासत है राजस्थान के अंदर, जो सबसे बड़ी रियासत है, अगर रियासत की यहां से बात करता है तो वह मारवाड़ है। यानी सबसे बड़ी रियासत कौन है, मारवाड़ है, ध्यान रखना। और सबसे छोटी की अगर आप बात करते हो, सबसे छोटी रियासत है तो छोटी आपको ध्यान रखना है यहां से कौन सी है, शाहपुरा भीलवाड़ा है, याद रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा है। और अगर आप बात करें सबसे पुरानी जो है यानी सबसे प्राचीन जो रियासत है, प्राचीन की अगर आप बात करोगे तो प्राचीन में ध्यान रखना मेवाड़ रियासत है। और अगर आप सबसे नवीन की बात करोगे यानी नवीनतम रियासत जो है वो आपको ध्यान रखना है झालावाड़ है। कौन सी है, झालावाड़ है। कई बार ये भी 4 फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर इसी में आप नेक्स्ट पे जब चलोगे तो आपसे पूछ सकता है कि जो 3 ठिकाने हैं उनमें अगर देखो सबसे बड़ा अगर ठिकाना आपसे पूछा जाता है तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपके कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और ये रियासतों के साथ ही इनका भी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और सबसे छोटा की अगर आप बात करोगे, सबसे छोटा अगर ठिकाना आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना लावा हो जाएगा। और लावा जो है वह जयपुर, और वर्तमान में लावा कहां पर है, टोंक में है। एक नीमराना ठिकाना है जो अलवर के अंदर पड़ता है, याद रखना। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। फिर देखो राजस्थान का एकीकरण, अब राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ये कई बार टाइम भी हमसे पूछ लिया जाता है। या 3144 दिन लगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था।
यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके 8वें अनुच्छेद में इस बात का जो है अधिकार दिया गया था कि आप स्वयं के आत्मनिर्णय ले सकते हैं। और इसके अलावा एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी रियासती जो सचिवालय है उसकी स्थापना कब की जाती है? यह की जाती है 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन थे। तो ध्यान रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आदमी है, सचिव वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीपी मेनन भारतीय राजाओं के बारे में या फिर राजस्थान के राजाओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, और उसके अलावा उन राजाओं के बारे में जो सबसे ज्यादा जानते थे वो आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड माउंटेबेटन थे। अब बात की जाए, देखो रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने के लिए 2 शर्तें रखी गई। यानी अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो बोला 2 शर्तों की अनुपालना करो। पहली शर्त, आपकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। अगर ये शर्तें आप पूरी करते हैं तो आप जो है स्वतंत्र रहने के लिए जो है आप हमारी तरफ से कोई बाध्यकारी नहीं रहेंगे। तत्कालीन समय में इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान की केवल 4 रियासतें थी। यानी इन शर्तों को अगर उस समय पूरा कर रही थी तो केवल 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान राजस्थान 19 देशी रियासतों एवं 3 ठिकानों में विभक्त था। राजस्थान का एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो ध्यान होनी चाहिए 18 मार्च 1948 से शुरू होकर ये आपके जो अंतिम जाएगी तो ये जाएगी, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 तक जाएगी। 1 नवंबर 1956 तक जाएगी। अब कई बच्चों के राजस्थान के जो एकीकरण के चरण हैं उन चरणों के नाम याद नहीं होते, अब मैं याद करना आपको बता दूंगा। एक ट्रिक याद रखना, एमपी से बस से राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई। जैसे ही एमपी से बस राजस्थान आ जाएगी ये 7 चरण आपके यादें हो जाएंगे। देखो अब बहुत आराम से, एम से मत्स्य संघ हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ हो जाएगा। पी से पूर्व राजस्थान हो जाएगा। से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान हो जाएगा। ब से बृहत राजस्थान हो जाएगा। और यहां पे देखो ध्यान देना, ये अगर देखो यहां पे चौथा चरण, अब ये सॉरी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अगर आप 5वें चरण की बात करेंगे तो इन तीनों को मिलाकर बोल दीजिए संयुक्त बृहत राजस्थान। तो संयुक्त बृहत राजस्थान। और छठे चरण में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान शब्द आ चुका था, यानी छठे चरण में हमने देखा था कि राजस्थान शब्द जो है आ चुका था। ये आपको क्लियर है क्या? सभी के ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी में देखो इंपॉर्टेंट है प्रथम चरण, यानी अगर आप पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मत्स्य संघ की स्थापना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मत्स्य संघ की जो स्थापना है ये एकीकरण का पहला चरण था। प्यारे बच्चे, इसकी जो तिथि है वो 18 मार्च 1948 को, यानी एकीकरण का जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को होती है। और अगर इनमें सम्मिलित रियासतों की बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और इसे आप ABCD से भी याद रख सकते हैं। और ठिकाना आ जाएगा नीमराणा। इसकी राजधानी बनाई गई थी अलवर को, क्योंकि जो सबसे बड़ी रियासत होगी वही राजधानी होगी। इसके अलावा मत्स्य संघ जो नाम है वो KM मुंशी ने दिया था, यानी KM मुंशी के कहने पर ही इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। जो राज प्रमुख बनाया गया था वो धौलपुर के महाराजा श्री उदय भान सिंह को बनाया गया था। यानी यहां से जो राज प्रमुख बनाया जाता है वो धौलपुर के उदय भान सिंह को बनाया जाता है। उप राज प्रमुख करौली के महाराजा गणेश पाल को बनाया गया था। यानी जो उप राज प्रमुख यहां से बनाया जाता है वो करौली के महाराजा गणेश पाल को बनाया गया था। और जो उद्घाटन करता थे वो श्री नरहरि विष्णु गोडगिल थे, जो तत्कालीन केंद्रीय एवं विद्युत मंत्री थे। याद रखना, उद्घाटन स्थल की आप बात करें तो ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था। तो ये पहले चरण के अंतर्गत कुछ डेटा आपको याद रखने हैं। इसी में अगर आप नेक्स्ट पे चलो तो प्रधानमंत्री जो है शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया था।
और अगर बात की जाए उप प्रधानमंत्री की, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं, इनके अलावा गोपीलाल यादव, ये आपके उप प्रधानमंत्री थे पहले चरण में। अगर इनके क्षेत्रफल की आप बात करो तो 30,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या की बात करें तो लगभग 19 लाख, और इनकी सालाना आय जो थी वो 1,83,00,000 थी। ये चारों रियासतों को मिलाकर थी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात की जाए द्वितीय चरण देखो पूर्व राजस्थान का निर्माण, यानी अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अब हमारे जब एकीकरण चल रहा है उसी दौरान राजस्थान का जो शब्द काम में आ रहा है वह एकीकरण के दूसरे चरण में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था, तो प्यारे बच्चे दूसरे चरण में यहां राजस्थान शब्द आ गया है। तिथि 25 मार्च 1948 को। इसमें सम्मिलित रियासतों की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा और ठिकाना कुशलगढ़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें 9 रियासतें थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 रियासतें थी। और इनके लिए एक पारंपरिक सूत्र पढ़ा जाता है, बाबू झाड़ू की को परसाटो, यानी यहां पे एक सूत्र पढ़ा जाता है, बाबू झाड़ू की को परसाटो। देखो बहुत आराम से आप बना सकते हैं, बांसवाड़ा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगा और टोंक हो जाएगा, याद रखना, और टोंके हो जाएगा। तो यहां से ये टोटल 9 रियासतें और ठिकाना कुशलगढ़ इसमें शामिल हो जाएगा। राजधानी बनाई गई थी प्यारे बच्चे कोटा को। अब राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के महाराव भीम सिंह को, और उपराज प्रमुख जो बनाया गया वो बूंदी के महाराव श्री बहादुर सिंह को बनाया गया था। यानी यहां पे राज प्रमुख फिर से चेंज हो गया, और राज प्रमुख इस बार जो बने वो कोटा के भीम सिंह बने थे, याद रखना। और अगर उद्घाटनकर्ता की बात करें तो वही श्री नरहरि विष्णु गौडगिल जी उसके उद्घाटन करता रहेंगे। उद्घाटन जो इसका स्थान था वह कोटा दुर्ग के अंदर हुआ था, यानी इसका जो उद्घाटन हुआ था प्यारे बच्चे वह कहां पर हुआ था, कोटा दुर्ग में हुआ था। और इसके प्रधानमंत्री की बात की जाए तो गोकुल लाल असावा। तो दूसरे चरण के अंदर प्रधानमंत्री कौन है, गोकुल लाल असावा है। इसी में अगर आप बात करोगे, देखो बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, ये घटना इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को मनाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। इसके पीछे मंशा यह थी कि बड़ी रियासत होने के कारण उदयपुर के महाराणा को राज प्रमुख बनाया जाएगा। अब आप जब अगले चरण में आप जाओगे तो उस समय आप देखोगे कि जो मेवाड़ के राजा हैं उनको राज प्रमुख बनाया जाएगा, क्योंकि बड़ी रियासत थी, और राजधानी भी उदयपुर ही बनेगा। और बूंदी के महाराव बहादुर सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएंगे, और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो जाएगा, यह दर्ज होने से बच जाएगा कि छोटे भाई के राज में बड़े भाई ने काम किया है। यानी वो एक तरीके से स्पष्ट रूप से सामने नहीं आना चाह रहे थे। फिर बात की जाए इसी में, देखो तृतीय चरण की, तीसरा चरण भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पढ़ेंगे संयुक्त राजस्थान। पहला आपको ध्यान रखना है मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान। इसमें तिथि आपको ध्यान रखनी है 18 अप्रैल 1948। तो 3 चरण तो प्यारे बच्चे 1948 के अंदर आपको याद रखने हैं। सम्मिलित रियासत इसमें उदयपुर, जिसे हम मेवाड़ कहते हैं, राजधानी मैंने बताया था उदयपुर रहेगा, क्योंकि एक ही रियासत है। वैसे शर्त यह थी जो बड़ी रियासत होगी वही राजधानी होगी, याद रखना। फिर अगर राज प्रमुख की आप बात करोगे तो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया जाएगा। अब उपराज प्रमुख की बारी आई तो कोटा के भीम सिंह और महाराव बहादुर सिंह जो है ये उपराज प्रमुख बनते हैं। उद्घाटनकर्ता अगर बात करोगे तो साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन का जो स्थान था वो सिटी पैलेस उदयपुर था। प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वह माणिक्यलाल वर्मा जी को बनाया गया था। यानी ये तीसरा चरण भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब कहानी आती है साहब चौथे चरण की। चौथे चरण की कहानी आती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक खाली पेज पे लेके चलूंगा, सुनना चौथे चरण में कैसे कैसे तस्वीरें बदलती हैं, क्या होता है, क्या घटना होती हैं, जिसकी वजह से हम 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाते हैं। आपने ध्यान से सुनना थोड़ा सा इस बात को, आपने हनुमंत सिंह का नाम सुना होगा।
हनुमंत सिंह उस समय जोधपुर के शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि साहब ये हनुमंत सिंह जो जोधपुर के शासक थे, इन्होंने भोपाल के, ध्यान देना, भोपाल के जो नवाब थे, भोपाल के जो नवाब थे, उन नवाब के सहयोग से इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या कर ली, मुलाकात कर ली। और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इन्होंने मुलाकात करके जो है पाकिस्तान में मिलना स्वीकार कर लिया। यानी ये वहां पर जो है एक तरीके से बात कह के आ गए, वचन दे के आ गए कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको लालच दिया था कि भाई मैं एक आपको खाली पेज दे रहा हूं, इस पेज पे जो आपको चाहिए वो लिखिए और आप हमारे पाकिस्तान में मिल जाइए, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, हम कराची से लेकर जोधपुर तक रेलवे लाइन बनवा देंगे, कराची पोर्ट आपको दे देंगे, ये सब चीजें लिख कर भेज दी। जब इस बात का पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में ये मिलने के लिए एग्री हो रहे हैं धीरे धीरे, तो साहब सरदार पटेल जी, इसके अलावा आप देखोगे वीपी मेनन जी, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आदमी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, अब इस लॉर्ड माउंटबेटन को हम भारत का विभाजन करता मानते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये लॉर्ड माउंटबेटन भी राजस्थान के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका अपनी जो है निभा कर गया था, याद रखना। अब इन्होंने जो है इससे हनुमंत सिंह के साथ बातचीत की, बातचीत में पता चला कि साहब ये पाकिस्तान में मिलना चाहता है। तब आपके ये वीपी मेनन और ये लॉर्ड जो आपके माउंटबेटन है, इन्होंने पूछा हनुमंत सिंह से, भाई ऐसी क्या बात है, तू पाकिस्तान में क्यों मिलना चाहता है? तो इन्होंने कहा कि साहब मुझे हिंदुस्तान से क्या मिल सकता है, मुझे पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े ऑफर आए हुए हैं। तब इन्होंने जो है बेटन जी ने कहा था कि साहब आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने हो सकता है एक कागज दिया हो, मैं आपको 2 कागज देके जा रहा हूं, इन पे लिखिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि लिखने से सब कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए अगर आप पाकिस्तान में मिल जाएंगे तो क्या जरूरी है कि वहां से वो चीजें आपको मिल सकती हैं? वो मना भी कर सकता है, क्योंकि वो जब अपने लोगों का नहीं हो सकता तो वो आपका कैसे हो सकता है? जो इतने बड़े हिंदुस्तान का नहीं हो सका वो आपका कैसे हो सकता है? जैसे तैसे करके इनको मनाने का प्रयास किया, ये नहीं मान रहे थे, बार बार दिक्कत आ रही थी। उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन बाहर आ जाते हैं और ये सिगरेट के बड़े शौकीन थे। आपने भी आपने देखा होगा अपने गांव में जब 2-4 आदमी किसी को समझाने जाते हैं, वो आदमी नहीं मानता तो एक आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वो उठ के बाहर आता है, 2-4 बीड़ी फूंक के चला जाता है, फिर वापस समझाने का प्रयास करता है। उसी समय सरदार पटेल जी और वीपी मेनन जी की खोपड़ी खसक गई। इन्होंने कहा बोला इस हनुमंत सिंह को गिरफ्तार कर लो, जेल में ले जाके वहां जब सोटे मारेंगे तब ये साइन कर देंगे। जब इस बात का जैसे ही इसको पता चला, जैसे ही इन्होंने उसको पकड़ने के लिए कहा, इन्होंने तुरंत अपनी जेब से पेन निकाला और सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनका जो ये जो कलम थी उसमें एक तरफ से लिखाई होती थी, दूसरी तरफ से वो पिस्टन का काम करती थी। उन्होंने वीपी मेनन की खोपड़ी पे लगा दिया, बोला हाथ ऊपर कर लो, मैं तीनों को उड़ा जाऊंगा, तीनों को उड़ा जाऊंगा। जब इस तरीके शोर शराबा होता है तब साहब यहां से लॉर्ड माउंटबेटन भागकर अंदर जाते हैं और हनुमंत सिंह को गले लगाते हैं। गले लगाकर जैसे जैसे बहला फुसलाकर इनसे वो मारकर जो पेन था ना वो छीन लिया और कहा कि ये पेन आपके लिए नहीं है, आप इसको मुझे दीजिए और आप साइन कीजिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी आपके साथ जो है इस तरीके से गलत नहीं होने दूंगा, आपके लिए वो सब चीजें करवाऊंगा जो आप चाहते हैं। जैसे तैसे करके इन्होंने यहाँ पर इनको क्या करवा लिया, सिग्नेचर करवा लिया। अब जोधपुर के हनुमंत सिंह ने तो सिग्नेचर कर दिया और आज भी इनका ये जो पेन है लंदन के अंदर म्यूजियम में रखा हुआ है, कभी मौका मिले तो देख के आना। अब बात की जाए यहाँ पे उस समय, देखो उस समय तीसरे चरण के चौथे चरण के अंदर राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतों का विलय होना था। आपको ध्यान होना चाहिए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अब उस समय जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड ये भी साहब थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि मान सिंह का उस समय जो ध्यान रखना जो दीवान था वो उस समय कृष्णमाचारी थे, यानी मान सिंह सेकंड के जो आपके दीवान थे उन्होंने भी जो है इनके सामने एक शर्त रख दी कि साहब शर्त ये है आप एक काम कीजिए। इन्होंने सजेशन देना चालू कर दिया कि आप एक काम करो, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर वाला जो एरिया है उसे एक अलग जो है आपके पश्चिमी राजस्थान प्रांत बना दो। जो आपने तीसरे चरण तक संयुक्त राजस्थान बना रखा है वहां तक जो है आप एक काम कीजिए, उसे एक अलग प्रांत बना दीजिए। और जो आपने मत्स्य संघ बना रखा है उसके 2 जिले अलवर और करौली हमें दे दो और भरतपुर, धौलपुर यूपी को दे दो।
अब इन्होंने कहा कि बोला साहब आप यहाँ इन राजा को इतने छोटे से साम्राज्य का राजा बनाना चाहते हो, हम तो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। सरदार पटेल जी, वीपी मेनन जी ने कहा कि साहब हमें इन्हें पूरे राजस्थान का जो है राजा बनाना चाहते हैं, हम आपको राज प्रमुख बना देंगे और राजधानी भी आपकी जयपुर को ही बना देंगे। ऐसे करके इनसे भी क्या करवा लिए साहब, सिग्नेचर करवा लिए। अब उसी समय देखो ध्यान देना, 14 जनवरी, ये बात है कब की, 14 जनवरी 1948 को सरदार पटेल जी उस समय उदयपुर के अंदर थे, वहीं से उन्होंने घोषणा कर दी कि साहब अब एक वृहत राजस्थान जो है आपके सामने आने वाला है। फिर हम चलते गए, हमने 30 मार्च का चयन इसलिए किया क्योंकि बड़ा राजस्थान बन रहा था। 30 मार्च 1949 का चयन इसलिए किया क्योंकि उस दिन बड़ा राजस्थान बन रहा था, तो बड़ा बन रहा है, शुभ काम हो रहा है, तो क्यों ने नए साल को ये कर लिया जाए। तो 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, और उस समय विक्रम संवत 2006 था, विक्रम संवत 2006 था। तो बोला क्यों ना नए साल को ही हम लोग कर दें। तो इसी प्रकार से नए साल के दिन ही आपको ध्यान रखना है, 30 मार्च 1949 को नववर्ष होने के कारण ये चौथा चरण उस दिन जो है आपके राजस्थान में सम्मिलित कर लिया जाता है। और सम्मिलित रियासत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और ठिकाना लावा, ये भी उसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया प्यारे बच्चे। और राजधानी बना दी जयपुर को, महाराज प्रमुख जो बनाया उदयपुर के भूपाल सिंह को बना दिया। बोला आपको आजीवन ही बना रहे हैं हम, आपको आजीवन ही बना रहे हैं, मस्त रहो। कुछ भी नहीं था, केवल एक तरीके से ये एकता के सूत्र में बांधना चाह रहे थे। राज प्रमुख बनाया जयपुर के महाराजा मान सिंह को, उपराज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को, उद्घाटन करता, अब देखो इतना बड़ा चरण था तो साहब पटेल जी का आना स्वाभाविक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया। और अगर उद्घाटन स्थान आप देखोगे तो ये सिटी पैलेस जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था, और प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। तो ये हमारा चौथा चरण है, और इस चौथे चरण को अपन वृहत राजस्थान मानते हैं, यानी राजस्थान का जो बड़ा स्वरूप सामने आता है वह 30 मार्च को आता है। इस कारण इसी दिन से हम राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और आज हम राजस्थान का ये 75वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। इसी में आप आगे बढ़ोगे तो सत्यनारायण राव समिति ने पेयजल के आधार पर, देखो उस समय भी राजधानी को लेकर भी थोड़ी दिक्कतें चल रही थी, अटकलें चल रही थी। पेयजल के आधार पर इन्होंने राजधानी जयपुर को बनाया। एक समय यह लग रहा था कि सब राजधानी अजमेर भी स्थानांतरित की जा सकती है, लेकिन अजमेर के अंदर उस समय इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, इतनी ज्यादा आपके डेवलप नहीं था, इस कारण राजधानी अजमेर नहीं आ सकी। बाकी अजमेर को छोटे मोटे विभाग दिए गए, जैसे आप देखोगे आरपीएससी जैसे मुख्यालय यहां पर स्थापित किए गए। न्याय विभाग जोधपुर को दे दिया, यानी हाई कोर्ट जोधपुर को दे दिया। शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया गया। खनन विभाग उदयपुर को दे दिया गया। कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया गया, और वन विभाग प्यारे बच्चे कोटा को दे दिया गया। ये सभी चीजें जो है इस तरीके से अलॉट कर दी गई। और फिर इसी दिन आप देखोगे तो आगे चलोगे तो पंचम चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी 5वां चरण जो है वह संयुक्त वृहत राजस्थान है। और तिथि की अगर बात करोगे तो 15 मई 1949 को ये जो है आपके गठित होगा। इसमें सम्मिलित रियासतों की बात करें तो मत्स्य संघ, क्योंकि पहले से मत्स्य संघ राजस्थान में नहीं था, 3 चरण आगे पूर्व राजस्थान आया, उसके बाद संयुक्त राजस्थान आया, उसके बाद वृहत राजस्थान आया। यानी इन 3 में, यानी ये चौथा चरण ये खुद हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी 4 + 1 = 5 यहां से, यानी ये आपके जो संयुक्त वृहत राजस्थान बनेगा, इसमें एक तो वृहत राजस्थान वाला पार्ट और एक मत्स्य संघ वाला पार्ट इसमें क्या कर दिया गया, सम्मिलित किया गया। शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किया गया था। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था, वृहत राजस्थान में विलय किया गया था, वो किसके आधार पर किया गया था? तो शंकर देवराय समिति के आधार पर किया गया था। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है भाई, ठीक है। फिर बात करें षष्ठम चरण की, तो ये वर्तमान राजस्थान है, और तिथि 26 जनवरी 1950 को सम्मिलित रियासत आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही वाला भाग जो है, अब साहब सिरोही में भी थोड़ा लफड़ा हो गया था, ये लफड़े का मैंने पूरे यहाँ मेंशन किया है। इसमें पटेल जी चाहते थे कि सिरोही का विलय गुजरात में हो, क्योंकि ये सिरोही के भौगोलिक दृष्टिकोण को उस समय समझते थे, इसके महत्व को समझते थे। इस आधार पर इन्होंने इसे बंबई प्रांत में मिला लिया था।
अब आप कहेंगे कि साहब गुजरात के हैं, गुजरात उस समय देखो गुजरात भी बंबई प्रांत का हिस्सा था, फिर भाषाई आधार पर ये 1860 में जाकर ये क्या हो जाएंगे, सॉरी 1960 में जाकर ये अलग बन जाएंगे एक तरीके से। तो गुजरात और मुंबई जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है ये बाद में जाकर बनेंगे, पहले बंबई प्रांत के ही हिस्से थे। पटेल जी का मानना था कि सिरोही का भौगोलिक महत्व अधिक है, परंतु जयपुर के हीरालाल शास्त्री जी ने नेहरू जी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, उनके बिना एकीकरण संभव नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट सिरोही नहीं मांगा, इन्होंने डायरेक्ट कहा कि हमें गोकुल भाई भट्ट दे दो, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट का जो संबंध था वो आपको ध्यान रखना है हाथल गांव सिरोही से था। अब इसका समाधान करते हुए पटेल जी ने जो है आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया, यानी आबू देलवाड़ा छोड़ दिया और सिरोही वाला भाग जो है वह राजस्थान को दे दिया। तो छठे चरण में आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही राजस्थान में क्या किया गया था, मिला लिया गया था। अगर आप बात करो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान प्रदेश को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान शब्द जो है कब दिया गया था, तो वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगर सप्तम चरण की हम बात करते हैं तो सप्तम चरण प्यारे बच्चे 1 नवंबर 1956 को आएगा। इसमें सम्मिलित रियासतों की बात करें तो देखो अजमेर मेरवाड़ा अभी तक बचा हुआ था, उसको हमने शामिल किया, आबू देलवाड़ा भी हमने सम्मिलित कर लिया, और इस चरण में कुछ भाग इधर उधर करके भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी जो है सुधारी गई, यानी इसमें कुछ भाग इधर उधर किए गए। अब ट्रांसफर भाग कौन से थे, इसके तहत मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया, यानी एमपी से हमने सुनेल टप्पा लिया और झालावाड़ में मिला लिया, और झालावाड़ जिले के अंदर जो सिरोंज भाग था वह एमपी को दे दिया, यानी एमपी से हमने सुनेल टप्पा ले लिया और जो सिरोंज भाग हमारे झालावाड़ में था वह एमपी को वापस से सौंप दिया। तो जो कुछ भौगोलिक त्रुटियां थी, सामाजिक त्रुटियां थी, उनको दूर किया गया, क्षेत्रों के आदान प्रदान हुए। ये सभी काम होते हैं 7वें चरण के अंतर्गत। और अगर आप राजस्थान के बारे में कुछ और देखना चाहें तो भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है प्यारे बच्चे। और अगर बात की जाए जनसंख्या की तो 6.85 करोड़ है 2011 की गणना के अनुसार, और जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है, ध्यान रखना। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो 928 है, और बाल लिंगानुपात 0 से 6 का 888 है। साक्षरता दर की बात करें तो 66.1% है। ये सारे के सारे डेटा इंपॉर्टेंट आपके लिए। पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 79.2% है, और महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1% आपको जो है महिला साक्षरता देखने को मिल जाएगी। फिर इसी में आप बात करो तो राजकीय कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा है, राज्य पक्षी गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, राजकीय पशु चिंकारा या ऊंट है, राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये भी 1983 में, ये भी 1983 में, और अगर आप बात करें ये 1981 में, चिंकारा 1981 में राजकीय पशु जो है घोषित किया जाएगा, और ऊंट जो है ये 2014 में, याद रखना, क्योंकि ऊंटों की संख्या को घटते हुए ध्यान में रखते हुए जो राज्य घरेलू पशु के रूप में ऊंट है और वन्य जीवों की दृष्टि से चिंकारा है राजस्थान का। राजकीय नृत्य की बात की जाए तो घूमर है, राजकीय खेल बास्केटबॉल है, राजकीय जो गीत है तो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, और राजकीय जो मिठाई है वो राजस्थान की क्या है, घेवर है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमने पूरे राजस्थान के एकीकरण को, राजस्थान के गौरवमयी इतिहास को इसमें देखा है कि किस किस तरीके से हमारा राजस्थान बनता हुआ आया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता देता हूं, इन सभी क्लासेस की पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है क्वालिटी एजुकेशन आरएस पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के वीडियो कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, तो उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। और अभी हमारी जो होली ऑफर, जो सेल ऑफर थी वो अभी जारी है। 31 मार्च तक आप हमारे अगर सीईटी और एलडीसी की बात करें कि रिकॉर्डेड कोर्स आप परचेज करते हैं तो 50% तक की आपको वहां पे छूट मिलने वाली है, तो अभी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत बेहतरीन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पर आप टेलीफोन कर सकते हैं। तो मुझे दे इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप एक राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को फिर कह रहा हूं शेयर कीजिए। आप सभी को
एक बार फिर सू राजस्थान दिवस री बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।